नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का HNN न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। वेनेजुएला के हालात आपने देखे, लेकिन क्या ये हालात अब ईरान में भी हो रहे हैं? क्योंकि ईरान में इस वक्त हालात बहुत ज्यादा दयनीय हो गए हैं। सड़कों पर जैजी उतरे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन किया गया और विरोध प्रदर्शन के साथ साथ यहां पर हालात और ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ईरान के हालात जिस तरह से बने हुए हैं, यहां पिछले 12 दिनों से जनता सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इन प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार रात ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गया और राजधानी तेहरान समेत 100 से ज्यादा शहरों में हालात बेकाबू हो गए। ये आंदोलन महंगाई के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन अब ये खामेनेई की सत्ता को चुनौती देने वाला सबसे बड़ा विरोध बन गया है। प्रदर्शनकारी खामेनेई की सत्ता उखाड़ फेंकने और ईरान के क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को गद्दी सौंपने के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विरोध प्रदर्शनों के तेज होने के साथ ही राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान वाली सरकार ने ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया। आधी रात से ही देश भर में इंटरनेट शटडाउन है, इंटरनेशनल टेलीफोन कॉल भी बंद कर दी गई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसा की गई तो अमेरिका तगड़ा हमला करेगा और प्रदर्शनकारियों की मदद करेगा। अमेरिका की चेतावनी पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ईरान विदेशी समर्थित ऑपरेटिव्स को बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ दंगाई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप अपने देश की चिंता करें, क्योंकि ईरान विदेशी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक नाम जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, वो नाम है रजा पहलवी का। रजा पहलवी ईरान के शासक शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बड़े बेटे हैं। कहा जा रहा है कि इन प्रदर्शनों को नई दिशा तब मिली जब रजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी किया और लोगों से रात 8 बजे सड़कों पर उतरने की अपील की। अपील के कुछ ही घंटों के बाद हजारों की संख्या में लोग बाहर आ गए, जिससे आंदोलन और ज्यादा तेज हो गया है। तो अब ऐसे में हालात ये बन रहे हैं कि इस वक्त क्या वेनेजुएला के बाद अब अगला नंबर ईरान का है? क्या ये जो ईरान में इस वक्त विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं, इसके पीछे ट्रंप का हाथ है? क्या वॉशिंगटन की धरती पर यह सब कुछ लिखा गया, यानी कि कथा पहले से ही ईरान की लिख दी गई? ईरान में इतना उबाल क्यों है और इस उबाल से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही यह भी समझेंगे कि अब आगे ईरान में खामेनेई का क्या होगा। क्या खामेनेई देश छोड़कर भाग जाएंगे या खामेनेई अब लड़ने के लिए तैयार होंगे? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस वक्त खामेनेई का जो बयान सामने आया है, इस विद्रोह के बाद उन्होंने ऐलान किया है कि हम नहीं झुकेंगे। खामेनेई ने यह भी कहा है कि देश नहीं झुकेगा, खामेनेई नहीं झुकेंगे। तो क्या वो अब लड़ाई लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे, और वो भी अमेरिका के खिलाफ? देखना यही है कि खामेनेई आगे क्या करने वाले हैं। ये बड़ी बात आपको बता देते हैं खामेनेई की ट्रंप को क्या चेतावनी आई है। ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा, ये कहना है अयातुल्ला अली खामेनेई का, जो कि ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, सुप्रीम लीडर हैं। ईरान हमेशा विजयी था, विजयी रहेगा, उन्होंने ये कह दिया है। ईरान पर हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो भी इसके पीछे है उसको ये कीमत चुकानी होगी। ट्रंप अमेरिका की समस्याओं पर ध्यान दे। देखिए, सीधे सीधे अब कह दिया है खामेनेई ने कि ट्रंप अपना देश संभाले, अमेरिका की चिंता करे, अमेरिका की समस्याओं पर ध्यान दे। अमेरिका के हाथ ईरानियों के खून से रंगे हैं, अमेरिका के हाथ ईरानियों की खून से रंगे हैं। पॉइंट कीजिएगा ये बात खामेनेई ने जो कही है। ईरान मजबूत है, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा और ईरान के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। ये बड़ी बातें आज एक ऐलान खामेनेई की तरफ से कर दी गई। ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। तो यहां खामेनेई के इस ऐलान के बाद ये तो क्लियर हो गया है कि अब खामेनेई भी जवाब देंगे, ईरान जवाब देंगे। देश में विद्रोह की आग इस वक्त बहुत ज्यादा तेज उठती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन खुद ही ईरान इस वक्त ऐसी स्थिति में आ चुका है कि उसके सत्ताधारी नेता हैं वो ईरान को झोंकने पर लगे हुए हैं। अब आपको यह भी बताते कि ईरान में हालात क्यों ऐसे हुए। जेनजी जिन्होंने बड़ी संख्या में सड़कों पर प्रदर्शन किया, महंगाई, कानून व्यवस्था, आतंकवाद,
ये इस वक्त ईरान में चरम पर है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए। अब देखिए, $1 के मुकाबले अगर हम रियाल को देखें तो लगभग 14 लाख रकम देनी होती है, उससे ज्यादा ही रकम देनी होती है। तो महंगाई बढ़ चुकी है ईरान में। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे थे, ये झंडा ईरान का जिसमें शेर और सूर्य बना हुआ है, तो क्या ईरान के लिए सूरज उगेगा, ईरान की नई सुबह होगी? क्योंकि इस वक्त ईरान तो दहल रहा है, जेनजी इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब आप ये भी समझिए कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं, इसमें नई उम्र के लोग सबसे ज्यादा हैं, नौजवान इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तो ये इस वक्त जो आक्रोश है, क्योंकि कहा जाता है नौजवानों का खून बहुत खौलता है, और ऐसे में जब ये विद्रोह कर रहे हैं तो क्या खामेनी की सत्ता हिलने वाली है या हिल चुकी है? और अगर हिल चुकी है तो अब अगला स्टेप खामेनी क्या करने वाले हैं? रजा पहलवी की जो हम बात कर रहे थे, जिन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और पोस्ट करते अपील की कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन ये प्रदर्शन जिस तरह से हो रहा है, ये कहीं से भी दूर दूर तक शांतिपूर्ण नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए नहीं दिखाई दे रहा कि प्रदर्शन ईरान में भले ही हो रहे हैं, लेकिन इसकी चिंगारी कहीं और सुलग रही है, कहीं और इसकी चिंगारी सुलग रही है। और आज हम यही समझेंगे, ईरान की धरती पर जो कुछ गुरुवार की रात हुआ, अब ऐसे में खामेनी के साथ क्या होना है? क्या खामेनी अपनी सत्ता बचा पाएंगे या अपनी कुर्सी उन्हें गंवानी पड़ेगी? और अर्सी गवाते खामेनी तो अगला कौन होगा जो ईरान की कमान संभाल? सवाल ये भी कि क्या वेनेजुएला के बाद अब अगला नंबर ईरान का हो चला है? क्या अमेरिका जिस तरह से पहले ही धमकी देता आया है, कई बार अमेरिका जिसने ईरान पर हमले की कोशिश करने की चाह रखी, क्या अब वो कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है? और इन सब की पटकथा वॉशिंगटन में लिखी जा चुकी है। तो ये वो तमाम अहम सवाल हैं जिस पर आज करेंगे खास चर्चा। हमारे साथ पैनलिस्ट भी मौजूद होंगे जिनसे समझेंगे ईरान में उभरती हुई ये तस्वीरें क्या बता रही है। ईरान में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, इस वक्त जो ये हालात बने हुए हैं, ये हालात दूर तक जाएंगे और क्या होगा आगे? खामेनेई की सत्ता को क्या होगा? ईरान का भविष्य कैसा होगा? ईरान के जेनजी किस तरह से अब आगे बढ़ेंगे, उनका भविष्य क्या होगा? इसी पर करेंगे खास चर्चा। और इस वक्त जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं कौन कौन इस वक्त हमारे साथ है। पूर्णिमा नाथ, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, इस वक्त अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यूके देवनाथ, ग्रुप कैप्टन, रिटायर्ड ऑफिसर हैं रक्षा विशेषज्ञ के, ये भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप दोनों लोगों का ही HNN न्यूज पर स्वागत है। और पूर्णिमा जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी, आपको क्या लग रहा है इस वक्त जिस तरह से ईरान के हालात हो रहे हैं? कहा जा रहा है कि वॉशिंगटन से तख्ता पलट की पटकथा लिखी गई है, ऐसा है क्या? Thank you so much for having me. I appreciate it. Namaste and जय हिंद। देखिए, दो तीन चीज़ यहाँ पे हो रहा है। ये सडन कुछ नहीं, और ईरान में जो हो रहा है उसके लिए खमेनी भी बहुत सालों से, दशकों से प्रिपेयर भी कर रहा है। अगर हमें यहाँ पे सुनने को मिल रहा है कि डेथ टू अमेरिका चैंट ईरान से हो रहा है, एज एन अमेरिकन टुडे, इंडियन बोर्न अमेरिकन सिटीजन, हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये क्या दिखाया गया, हमें, आपको पता है कि कई सालों से फॉर एवर ईरान की हिस्ट्री 1979 से दिखाया जाता है। वो वुमेन, मॉडर्न वुमेन शॉर्ट स्कर्ट्स में है, बॉब कट्स में है। ऑब्वियसली देयर इज नो बुर्का, देयर इज नो इस्लामिक डोमिनेंस नहीं था, एक्सेट्रा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वहाँ से थोड़ी शुरू हुआ हिस्ट्री। 1953 की ऑपरेशन एजक्स, जो CIA और MI6 का कू था, जिससे मोसादेक को हटा के शाह रज़ा पल्लवी को बिठाया गया है। ही वॉज अ ब्रूटल डिक्टेटर हिमसेल्फ, लेकिन वो डिक्टेटरशिप मैटर नहीं किया। एज लॉन्ग एज वो ऑयल अमेरिका और वेस्ट की तरफ आए, एक्सट्रैक्शन चलता रहा और प्रॉफिट बनता रहा, नो प्रॉब्लम। अब मुल्ला बैठे या डिक्टेटर बैठे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ह्यूमन राइट्स इज नॉट द कॉज, प्रॉफिट और रिसोर्स इज द कॉज फॉर अमेरिका।
तो ये यहाँ पे वही हुआ, वेनेजुएला में जो हुआ है, इट वाज ब्रूटल वैलिडेशन फॉर द वर्ल्ड। अभी अमेरिकन हेजेमनी के बारे में आज से थोड़ी बात हो रही है। डी डॉलराइजेशन इज समथिंग दैट हैज बीन सीरियसली डिस्कस्ड फॉर तो क्वाइट इसका सम टाइम। मतलब आप अभी कहना चाह अमेरिका रही हैं पूर्णिमा जी। बचाने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका को, ट्रम्प ने। अनफॉर्चुनेटली ऐसे करके अगर वो इराटिक रिएक्शन देके आपने अमेरिका की डॉलर को कैसे सब सेव करोगे? यहाँ पे 2 पॉइंट मैं क्विकली बताना चाहती हूँ। डॉलर शेयर, यूएस डॉलर शेयर इन ग्लोबल फॉरेक्स रिजर्व में नाउ इट इज 58%। अर्ली 2000 में वो 70% था। अभी ग्लोबल पेमेंट्स का जो सिस्टम है, डिपेंडेंसी ऑफ यूएस डॉलर खत्म हो चुका है। इवन इंडिया रशिया से तेल खरीदते रुपी, और उनका एक्सचेंज होता है रूबल पे। तो चाइना भी युआन होता है, और सऊदी भी वहां पे आ रहा है, उस एक्सिस पे आ रहे हैं। देखिए लोगों को ऐसे ही लग रहा है अमेरिका जो का मैसेज है ना, इट्स वेरी डेंजरस मैसेज। अभी 21st सेंचुरी में आप अगर पायरेट जैसे शासन करोगे और बोलोगे आई एम द सुप्रीम और सारे कंट्रीज मेरे अंडर है और सबॉर्डिनेट है, स्लेव्स है, सर्वेंट्स है, मुझे सर्व करेंगे, ये कौन सुनने वाला है? कोई नहीं सुनने वाला है। शायद कोई कंट्री वो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे, कोई नहीं कर रहे थे, लेकिन चाइना जरूर कर रहे थे, ईरान जरूर कर रहे थे, जी। बीच में मुझे ऐसा लगा था इंडिया भी कर रहे थे, लेकिन वहां तक पहुंचे नहीं जहाँ पे पहुंचना चाहिए था। इंटरनल एनिमी जो है आपके इंडिया में, लेकिन मुझे वो पूर्णिमा जी उसको एक वीक चीज, कर फिर रहे मैं हैं। यूके देवनाथ जी के पास आऊंगी। एक चीज और समझाइएगा, आपने 79 का जिक्र किया, तो आपको लगता है क्या अमेरिका वो जो दुश्मनी ईरान के साथ अभी तक चली आ रही थी, अब ये मौका मिला डोनाल्ड ट्रंप को उस दुश्मनी का बदला लेने के लिए? ऐसा है क्या? जिस तरह से ये सालों पुरानी, मैं आती हूं, मैं ये पूर्णिमा जी से सवाल मैं कर लूं, इसका मैं छोटा सा समझ लूं उनसे कि क्या हालात है कि जो पुरानी दुश्मनी है 1979 का आप जिक्र कर रही हैं, अमेरिका दूतावास को जो बंधक बनाया गया था, अब ये मौका इस वक्त ट्रंप के हाथ लगा है उसी अदावत का बदला लेने का? नहीं, ये तो मल्टीपल एंगल से आप देख सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे ये ईरान को हटाना है इक्वेशन से, क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर भी बनना चाहते हैं। अब कोई भी बोलेंगे ना कि हमें अगर डराया जाता है, धमकाया जाता है, बुली करा जाता है, तो हम भी सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। होना तो अपना राइट बनता है ना। वो अगर मुल्ला पॉलिटिक्स कर रहे हैं या वहाँ पे वुमेन को फ्रीडम नहीं दे रहे, वो डिफरेंट इशू है। उसको हम सपोर्ट कर नहीं रहे, और ह्यूमन राइट्स इज ए सीवियर इशू। पर एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका को कौन वो उस पद में बिठाया, कौन उस वहाँ पे सर्टिफिकेट दे के गया कि कोई भी कंट्री में जाके इन्वेट करके उसके लीडर को आप अपहरण कर सकते हो, किडनैप करके लेके आके अमेरिकन हमारे कोर्ट में पेश करके आप जज कर सकते हो। अमेरिका से जज, जूरी एंड एग्जीक्यूशनर क्या है, एनफोर्सर भी है। तो ये दिस व्हाट अमेरिका हैज डन, व्हाट ट्रम्प हैज डन, ये पूरा मुखौट खोल दिया है। तो अभी इसमें कोई ठीक है, ज्यादा एनालिसिस करने का कोई जरूरत नहीं है। मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन यहाँ पर यूके देवनाथ जी, क्या लग रहा है ये जो हालात, अब तो देखिए स्टेटमेंट आ गया अली खामनेई का, वो कह रहे हैं कि हम तो लड़ेंगे, और अब जो दूसरे देश है वो अपना ध्यान रखे। अमेरिका को सीधे चेतावनी दे दी कि आप अपनी समस्याओं को देखिए। तो क्या ईरान अब जंग में कूदेगा, और ये हालात है क्या कि ईरान कूद सकता है जंग में, और वो भी ट्रंप के खिलाफ? देखिए, ईरान अपनी तरफ से जंग में नहीं कूदेगा, क्योंकि ईरान के पास फौज जो है, ये समझना पड़ेगा कि उनके पास नेवी जो है ना के बराबर है, ईरान के पास एयरफोर्स ना के बराबर है। ईरान की आर्मी 6 लाख स्ट्रेंथ है, मजबूत आर्मी है। लेकिन आयतुल्लाह खमेनी जो है सत्ता में है ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड की वजह से। ईरान में एक अच्छा सिस्टम है जहां की आर्मी एक तरफ है 6 लाख की, और एकदम अलग से ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड आईआरजी जो है, उनकी संख्या करीबन 1,75,000 है। अब ये आईआरजी जो हैं, इनके जवान और अफसरों को आयतुल्लाह खमेनी ने हमेशा बहुत ध्यान से अपने ही लॉयलिस्ट को चुना है। आईआरजी के जो 1,75,000 अफसर और जवान हैं, इनको जब ज्वाइन कराया जाता है तो खमेनी के प्रति अपनी व्यक्तिगत लॉयल्टी को पाठ लेने के बाद ही उनको ज्वाइन कराया जाता है। तो बहुत ही पॉलिटिकली
और थियोसॉफिकली धर्म पर विश्वास रखने वाले आईआरजी के लोग होते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है कि ईरान तो हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर ईरान के ऊपर हमला होता है या जैसे अभी अंदरूनी विद्रोह है, ईरान के 110 शहरों में हलचल हो रही है, जलसे हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रही है, आगजनी हो रही है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड जब तक मजबूती से आयतुल्लाह खामेनी के साथ खड़ा हुआ है, तब तक शायद उनको कोई खतरा नहीं है। जी, तो इसका मतलब ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो विद्रोह की चिंगारी उठ गई है, क्या खामेनी देश छोड़ सकते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं लग रहा? हाँ, देखिए, जैसा कि हमने वेनेजुएला में देखा कि जब अमेरिका की डेल्टा फोर्स वहां पहुंची, तो वेनेजुएला की जो फौज थी, उसने कोई विरोध नहीं किया अमेरिका की डेल्टा फोर्स का। अभी कयास ये लगाए जा रहे हैं कि वेनेजुएला में अमेरिका की जो CIA है, उसने वेनेजुएला के फौज के बड़े बड़े अफसरों को और तो और वहां बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को खरीद लिया था। तो इसीलिए वेनेजुएला की जो फौज है, 1,08,000 की फौज है वेनेजुएला में थी, लेकिन उन्होंने एक भी गोली नहीं फायर की अमेरिका की तरफ। तो क्या ऐसा ही कुछ संभव है ईरान में? ईरान में शायद CIA के लिए या इजराइल की जो मोसाद है उसके लिए पूरी IRG जो है उसके कमांडर्स को खरीदना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि IRG जो है वो जरा धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत और आयतुल्लाह खामेनी के प्रति पर्सनल वफादारी, व्यक्तिगत वफादारी को चेक करने के बाद ही उनको ज्वाइन कराया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ईरान हमला नहीं करेगा, लेकिन ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। पूर्णिमा जी, लेकिन ऐसा क्यों है कि अगर रिजीम अमेरिका के हिसाब से चलता है तो बाकी देशों के लिए ठीक है, लेकिन रिजीम अगर अमेरिका के हिसाब से नहीं चलता, ट्रंप के हिसाब से नहीं चलता, तो ये विद्रोह होने लगते हैं। अमेरिका, ट्रंप जो कहते हैं कि भाई मैं शांति दूत हूं, ये किस तरह की शांति? आपको नहीं लगता ये गलत मैसेज अब पहुंच रहा है? देखिए जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, क्या इन सब के पीछे अमेरिका है, और अमेरिका पे इसलिए इतनी उंगलियां उठ रही है क्योंकि चाहे ईरान पर अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाना, या जो रियाल है उसका गिरना, या कमजोर अर्थव्यवस्था होना ईरान का, सब कुछ इशारा अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ किया जा रहा है। तो ऐसे में मैसेज तो दूसरे देशों के बीच यही हो रहा है कि जहां पर रिजीम ट्रंप का काम कर जाता है वहां सब कुछ ठीक है, लेकिन जहां रिजीम नहीं काम करता ट्रंप के अकॉर्डिंग, वहां इसी तरह से विद्रोह होता है, और वेनेजुएला का यह हाल हुआ। जी, CIA और अमेरिका का मोडस ऑपरेंडी चेंज नहीं हुआ, इट्स सो प्रेडिक्टेबल। बांग्लादेश में वही आपने देखा है, यूनुस को बिठाया गया है, उसको एक्चुअली बाइडेन और डेमोक्रेट पार्टी ने उनको नोबेल पीस प्राइज दिया था। अब वेनेजुएला की जो मरिया मचाडो है, वो भी, उसको भी नोबेल प्राइज इसी कारण पे दिया गया था। मेरे ख्याल से उसको बिठाया गया था, उसको चूज किया गया था। शी probably could have been the chosen opposition leader, but for whatever reason Trump doesn't like her, वो नोबेल प्राइज जीत गई बोल के शायद। बट दिस इज रियली नॉट फनी एक्चुअली, बिकॉज वो ट्रम्प बार बार बोलते रहता है कि मैंने 8 वार 10 वार मैंने स्टॉप करवाया और हमें देना चाहिए था, लेकिन कोई देयर इज नो रूल दैट ही कैन नॉट ब्रेक। अनफॉर्चुनेटली नोबेल पीस प्राइज का और नॉमिनेशन का भी एक डेडलाइन होती है, उसका भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, उनका भी कमिटी होती है, उनका भी एक असेसमेंट होती है। नहीं, इट रियली डजंट मैटर। उनके हिसाब से हम सम 8-10 बार उन्होंने रुकवाया, कोई वार 30-40 ठीक है, ठीक है। इस वक्त हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट अमित जी भी जुड़ गए। मैं आती हूँ, मैं सुनती हूँ आपको। अमित जी, ये जो हालात ईरान के इस वक्त हो रहे हैं, क्या आपको लग रहा है? और दूसरी चीज कि अब तो खामेनी का स्टेटमेंट भी आ गया, खामेनी कह रहे हैं कि हम तो अमेरिका को बोल दिया है कि हम सरेंडर नहीं करने वाले, आप अपनी समस्याओं पर ध्यान दीजिए। तो जो तख्ता पलट को लेकर अभी तक जो चल रहा था कि तख्ता पलट हो सकता है नहीं हो सकता, ईरान में आगे आप क्या दिख रहे हैं, क्या भविष्य दिख रहा है ईरान का? ईरान एक इस्लामिक कंट्री है और कट्टर इस्लामिक, जो लॉयल्टी की हम बात कर रहे थे, जो देवनाथ जी बता रहे थे, बिल्कुल सच्चाई है। IRG की एक प्रॉपर लॉयल्टी जो है, जो खामनेई के साथ है। जब तक IRG के सिपह सलाहकार जो बड़े अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, अगर वो नहीं बिकते हैं, तब तक कोई भी तरीके का तख्ता पलट ईरान में अगर आप माने तो नहीं हो सकता है। ये जो विद्रोह है, विद्रोह की आग चाहे 110 शहरों में हो, चाहे 20 शहरों में हो,
हजारों लोग हैं, कई सारे जगह जो है विद्रोह शांत भी हुआ है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में आपको कुछ शांति वहां पे दिखेगी। क्योंकि अमेरिका की हम लगातार बात कर रहे हैं, चाहे वेनेजुएला की बात करें, चाहे हम कोलंबिया की बात करें, चाहे डेनमार्क की बात करें, अमेरिका जिस तरह से अपना वो 1980s और 1990s का जो दौर दिखा रहा है, ट्रम्प साहब की जो पॉलिसीज हैं वो हाँ। विश्व के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाली हैं। पहले वो डील की बात करते थे, अब वो अपने हक की लड़ाई की बात कर रहे हैं, फिर वो ये कह रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे हम यूक्रेन में जिस तरह से वो लगातार डील की बात कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा करने की बात कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की डील करने की बात कर रहे हैं, तो वो साफ साफ सीधा सीधा संदेश है रूस और चाइना के लिए। और कहीं ना कहीं वो भारत की जो पॉलिसीज हैं, मेक इंडिया फर्स्ट, वो ग्रेट अमेरिका फर्स्ट, ये जो चीजें ठीक चल है, रही हैं, ठीक है, वहां ठीक पे है। अमेरिका को ग्रेट अमेरिका बनाने के चक्कर में हाँ। जिस तरह से जो आम आदमी है, चाहे वेनेजुएला की बात करें, चाहे हम ईरान की बात करें, चाहे इराक में जिस तरह से हुआ, चाहे अफगानिस्तान में जिस तरह से हर चीजें हुई, आपने देखा एक से एक बड़े अच्छे देश जो है वो नेस्तो नाबूद होते चले गए। ये सिर्फ एक अमेरिका लेकिन अमेरिका एक की चीज और है अमित जी, मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूंगी कि सब कुछ हो रहा है, नाम ट्रंप का भी आ रहा है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि दूसरी दिशा से होते हुए ये नाम आ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या ट्रंप कोई मास्टर प्लान भी हो सकता है क्या? निश्चित तौर पे पहले डील की बात हुई, मैंने आपको बताया, फिर हाँ। उस तरह से देशों के बीच में आपने देखा होगा, जब यहाँ पे अंग्रेज आए तो सबसे पहले उन्होंने मीर जाफर को खरीद लिया। जब मीर जाफर खरीद लिया तो एक पूरी पूरी जो सियासत थी पूरी उनके हाथ में चली गई, धीरे धीरे पूरा देश जो है गुलाम होता चला गया। वेनेजुएला का जो केस था वो सेम केस है, जहां पे S-400 जो भारत में रसिया के द्वारा दिए गए, वही S-400 जो है पाकिस्तान को हमने किस तरह से आईना दिखाया, वही S-400 वेनेजुएला के पास थे, वही सुखोई उनके पास थे। लेकिन क्या आर्मी के जो बड़े पदाधिकारी थे, क्या वो बिक गए? उन्होंने किसी भी तरीके का कदम नहीं उठाया। 1.25 लाख आर्मी अगर लड़ती भी है तो किसी एक देश में जाके, डेल्टा फोर्स हो चाहे कोई भी कंट्री की फोर्स हो, क्या वो 10 दिन 15 दिन युद्ध नहीं कर सकते थे? क्या अपने राष्ट्रपति को नहीं बता सकते थे? ऐसे जो वहां पे अपने अंदर खाने जो वेनेजुएला में लोग बैठे हुए थे वो बिक गए। जब वो बिक गए तो किसी तरीके का आपने देखा कि कोई भी हरकत ही नहीं, लोग गए शांति से गए, जो 2-4 लोग उनके अपने जो लॉयल थे वो मारे गए, आम पब्लिक के लोग मारे गए, और वो वहां से एक राष्ट्रपति को, एक देश के राष्ट्रपति को उठा लाते हैं। ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि किस तरह से गुंडागर्दी, किस तरह से दादागिरी चल रही है, कि अगर कोई एक देश अपने हिसाब से अपनी पॉलिसीज बना रहा है। ठीक है, ठीक सद्दाम है। हुसैन के केस में क्या हुआ था? हाँ। कोई वो डिक्टेटर थोड़ी थे, अपना देश चला रहे थे, अपनी लेकिन पॉलिसीज लेकिन पे काम कर रहे थे। लेकिन देवनाथ साहब, यहाँ पर ईरान की सत्ता को लेकर कहा जाता है कि वो पत्थर की दीवार है जो हिल नहीं सकती है, लेकिन अब ये जो जेंजी प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं, ऐसे में इस दीवार में दरार तो आ गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान की जो खामेनी सरकार है उनको इंटरनल कंट्रोल यानी अंदरूनी कंट्रोल रखने में दिक्कतें आ रही हैं। एक होता ऐसा है कि 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। कि जो लोग प्रदर्शनकारी सड़कों पर आए हैं वो कितनी बड़ी तादाद में आते हैं और हिंसा कितना फैलाते हैं। जहां जहां जेंजी का आंदोलन हुआ, चाहे बांग्लादेश हो या नेपाल हो, जहां जहां CIA का स्क्रिप्ट चलता है, एक कॉमन फैक्टर है कि उनको एनकरेज किया जाता है कि सड़क पर उतरकर आगजनी करें। दूसरा फैक्टर है कि आयतुल्लाह खमेनी क्या इसके काउंटर में, इसके मुकाबले के लिए अपने समर्थकों को हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सड़क पर ला सकते हैं। आज अगर खमेनी हर शहर में 50-50 हजार अपने समर्थकों को और तेहरान में 1 लाख अपने समर्थकों को सड़क पर ले आए एक काउंटर प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है, तो लेकिन फिर हाँ ठीक है, लेकिन पूर्णिमा जी, ये तो किसी से बात नहीं छिपी है कि मिडल ईस्ट में अमेरिका दबदबा कायम करना चाहता है। अब ये ईरान में जो हालात बने हैं, आपको क्या लग रहा है ट्रंप अब आगे क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है अमेरिका की तरफ से? देखिए, आपने एक क्वेश्चन पहले पूछा था जी। कि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो कैसे हो रहा है। इट इज सर्टेनली ऑर्गेनिक, क्योंकि वहाँ पे जो सिचुएशन हो रहा है कि महसा अमीनी का जो एग्जीक्यूशन हुआ था तब भी आपने देखा था प्रोटेस्ट हुआ। इसका मतलब नहीं है अमेरिका जैसे सुप्रीम कंट्री जाके कोई भी कंट्रीज की लीडर को उठा ले, किडनैप कर ले। सब कंट्री में प्रॉब्लम है। आपको याद है इंडिया में भी कुछ दिन पहले फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था, वो 13 मंथ्स तक चला था। वहाँ पे वायलेंस भी हुआ था उस लोकेशन पे।
अनफॉर्चुनेटली पीएम मोदी ने तब क्या किया था, वो ही स्टेप्ड बैक कि वो नहीं करते तो तब और कुछ हो जाता। दैट इज व्हाट ही एक्चुअली कम्युनिकेटेड टू द पीपल। लेकिन आपको मैं बताऊं, ये बंद थोड़ी होने वाला है। ये 2026 इज ए ईयर, मुझे लगता है कि इंडिया में भी ऐसे आपको कई सारे प्रदर्शन दिखने मिलेंगे और वायलेंस बढ़ेगा, राइट्स होंगे। ठीक है, तो ठीक है इसका अमित जी, मतलब क्या ये ऐसे कहना, हालात हो सकते हैं क्या भारत में? हाँ जी, तौर पे जरूर हो निश्चित तौर सकती पे है। आप भारत को आप नॉर्थ आप ईस्ट में कंपेयर देख मत लीजिए क्या करिए। चल रहा है, वहाँ पे भारत की चिकन नेक काटने के लिए बोल रहा संप्रभुता, है। साउथ में देख लीजिए क्या हो वो रहा है निश्चित क्रिश्चियन तौर पे कन्वर्जन बिल्कुल के अलग है। हिसाब से। आप नॉर्थ वेस्ट में देख एक लीजिए मिनट पूर्णिमा जी, आपके। मैं समझ लेती हूँ कि क्या ऐसे हालात भारत में आने वाले वक्त में हो सकता है क्या अमित जी? नहीं, निश्चित तौर पे नहीं होंगे। भारत का जो स्वाभिमान है, भारत की जो संप्रभुता है, भारत की जो आर्मी है, बिल्कुल उसके अलग डेडिकेशन, अलग चीजें हैं। भारत की जो लोकतंत्र है वो बहुत मजबूत लोकतंत्र है, और जो हमारी जो आस्था है अपने भारत देश में, वो निश्चित तौर पे बहुत दूसरे तरीके से है। इस तरह की बात करना भारत के लिए बिल्कुल, कभी भी आपने इस तरह से आंदोलन नहीं देखे। ये जेएनयू के जो लोग हैं, अगर उसको भारत के ऊपर आप कहीं पे आरोप तय करेंगे तो कहीं पे भी ऐसे लोग नहीं है। ये सिर्फ चंद लोग हैं जिनको हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारे लोकल जो इंटेलिजेंस है बहुत स्ट्रांग है। इस तरह के आंदोलन, हाँ, जंजी और ये बिल्कुल चीजें, बिल्कुल, राहुल इसीलिए गांधी इसीलिए मैं जैसे लोग, पूर्णिमा जी को ये बताना भी चाह रहे थे नहीं कि निश्चित तौर भारत पे की भारत अपनी में कभी अलग भी ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है। है, अमेरिका की अपनी अलग स्ट्रैटेजी और अमेरिका की हाँ, जो स्ट्रेटेजी है, मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका की स्ट्रेटेजी सिंपल सी एक बहुत सीधी स्ट्रेटेजी में आप समझिए कि आज के दौर में अमेरिका के ऊपर जिस तरह से प्रेशर था चाइना का, चाहे रसिया का, जिस तरह से एक न्यूट्रल, आपने देखा होगा 2010 के बाद से, चाहे हम जो बाइडेन की बात करें, चाहे हम बराक ओबामा की बात करें, जो पॉलिसीज रही हैं बहुत न्यूट्रल पॉलिसीज रही हैं अमेरिका को लेके, कि जो गुंडागर्दी वाली छवि थी, जो हाँ, दादागिरी वाली छवि और थी, इन उससे सब वो निकल चुका था। में, ठीक है मैं आती हूँ देवनाथ जी, इन सब में एक चीज तो यहाँ पर मेरे को समझ में आ रही है कि अगर ट्रंप का कोई दोस्त है, उस दोस्त के साथ भी अगर कोई दुश्मनी करता है तो ट्रंप जवाब देंगे। मैं यहाँ बात इजराइल की कर रही हूँ। इजराइल ईरान में हमने देखा, मुझे वो पिछले साल का वो वक्त याद आ रहा है जब ईरान की धरती पर जो आतंकी थे उनको मार दिया गया, फिर ईरान ने मस्जिद पर एक लाल झंडा फहराया था, आपको याद हो शायद, कि उस लाल झंडे का मैसेज था कि अब विद्रोह होगा, बदले की भावना काइंड ऑफ उस लाल झंडे को लगाया गया था। तो यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, अंदर अंदर ही अंदर जिस तरह से पहलवी अपने जेंजी को अपील कर रही हैं कि भाई सड़कों पर आइए, खामेनेई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करिए, और खामेनेई मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। तो क्या इन सब के पीछे इजराइल भी एक वजह है क्या? इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल की मोसाद और सीआईए अमेरिका से काम कर रहे हैं ईरान में अगर आप देखें, पिछले 10 साल में 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत हो चुकी है, बॉम्ब ब्लास्ट से या डायरेक्ट फायरिंग से। आईआरजी के कम से कम 14 कमांडर्स को कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल रैंक के मार दिया गया है। तो हो क्या रहा है ये समझना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। पश्चिम एशिया में जितने देश हैं, अभी 22 अरब मुल्क हैं, सब जगह अब अमेरिका का दबदबा हो गया है। 22 के 22 अरब मुल्क जो हैं वो अमेरिका के साथ हैं या अमेरिका के शरण में हैं। वहां पर 9 पश्चिम एशिया में गल्फ के आसपास देश हैं। सारे गल्फ कंट्रीज, सिर्फ एक ईरान बचा हुआ है जो कि अमेरिका के साथ में नहीं है। सारे गल्फ कंट्रीज अमेरिका की छत्रछाया में पल रहे हैं। लास्ट या बचा था बशर अल-असद को पिछले साल एक आतंकी, अमेरिका ने उसको आतंकी डिक्लेयर किया था, अल शारा जोलानी, जिसके ऊपर अमेरिका ने 1 लाख बिलियन का प्राइज रखा था, उसको ये बोल के कि अलकायदा आईसिस का है, उसकी मदद से अमेरिका ने बशर अल-असद को हराकर कब्जा कर लिया सीरिया की सरकार पर। बशर अल-असद को रशिया भागना पड़ा। तो अभी लास्ट स्टैंडिंग देश पश्चिम एशिया में, वहां के अमेरिका और यूरोप के लोग बोलते मिडल ईस्ट, लास्ट स्टैंडिंग एकमात्र देश जो बचा हुआ है वो है ईरान, जो कि अमेरिका की शरण में नहीं गया। अब अमेरिका का एक ही ध्येय है कि अगले 2 साल 3 साल में ये तो आज में लाना अली खामेनी जो जिस तरह से ऐलान कर रहे थे, उससे भी यही लग रहा है कि वो अमेरिका की शरण में नहीं जाएगा। तो पूर्णिमा जी, अब आगे क्या हालात होंगे ईरान के, और ट्रंप फिर आगे किस तरह से ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से स्टेप्स लिए जा सकते हैं? क्या लग रहा है आपको भविष्य इस वक्त ईरान का?
देखिए, ये तो बहुत क्लियर है कि रिजीम चेंज वाज द गोल, और वहाँ पे अमेरिका का एक पपेट को बिठाना है। पहले जो शाह रजा पल्लवी को बिठाया था 53 के कू के बाद, उसके बाद उनको हटाया गया था। इरानियंस थ्रू हिम आउट विथ रेवोल्यूशन इन 1979। अब उनके बेटे वहाँ पे आने का प्लान बना रहे हैं। उन आपने देखा होगा इजरायली मिनिस्टर्स के साथ भी उनकी पिक्चर्स डाली गई थी। अब वो उनके प्रोटेस्टर्स को बोल रहे हैं कि कॉल करे, हमें कॉल करे, वापस करे। और आपकी मीडिया भी उसको प्रमोट कर रहे हैं कि ईरान की लोग अब चाहते कि शाह आए, मॉडर्निटी बढ़े और इस्लामिक जो दबदबा है वो खत्म हो जाए वहां से। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज नॉट अबाउट दैट। इस्लाम और डीह्यूमनाइजेशन जो हो रहा था वुमेन का, वो अगर वो चलता भी रहे, वो फर्क नहीं पड़ता। एंड ऑफ द डे वहां पे जो भी बैठे, ठीक है। वो अमेरिका को सर्व करे, वही पर्पस है। और अमित जी, क्या क्या यही तस्वीर उभर रही है कि इस वक्त जो क्राउन प्रिंस रजा पहलवी हैं वो ये कर रहे हैं, सोशल मीडिया से संदेश दे रहे हैं? और दूसरी चीज, क्या पहलवी ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि खामेनेई को हटाया जाए और पहलवी उस कुर्सी पर विराजमान हो? और अगर ऐसा है तो क्या इतना आसान है ईरान में? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर आईआरजी कमजोर होती है तो खामनेई की तख्तापलट जो है वो संभव है। अगर आईआरजी कमजोर नहीं होती है तो खामनेई को कोई भी सत्ता से हटा नहीं पाएगा। तो खामेनेई के पास भी तो कुछ विकल्प होगा। खामनेई के पास जो विकल्प है वो है सिर्फ और सिर्फ लड़ाई, उसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर अमेरिका कोई भी तरीके का दुस्साहस करता है तो जाहिर सी बात है ईरान युद्ध में कूदेगा। और खामनेई भी जो एक एटीट्यूड है खामनेई का, आपने देखा होगा जब इजराइल ने हमला किया था तो उन्होंने सीधे तौर पे बोला था कि आप अगर हमारे यहाँ आओगे, हमारे यहाँ घुस के मारोगे तो हम जवाब देंगे, और उसका माकूल जवाब जो है उन्होंने दिया था। और आपने देखा होगा कि सीज फायर के लिए जो है अमेरिका को बाहर सामने आना पड़ा था। फिर उन्होंने जो है किस तरह से न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर हमला किया। लेकिन जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा कि ईरान ने अपने पहले ही जो है जो हमारी फुटेज आई थी हमारे पास, जो उसमें आपने देखा होगा कि पहले ही उसने न्यूक्लियर प्लांट के सारी चीजें जो हैं वहां से शिफ्ट कर ली थी। तो ये भी एक लगातार जो है ईरान जो है न्यूक्लियर पे काम कर रहा है। और अगर खामनेई रहते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ दिनों बाद आप देखेंगी कि न्यूक्लियर सशक्त देश एक जो है ईरान बन जाएगा। ये सारा जो डर है वो ईरान का अगर देख के लेते हैं तो इजराइल के साथ भी है। इजराइल और भी इससे डरा अमेरिका हुआ है। को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर शक भी है। लगातार वो अभी भी चल रहा है, जारी है। जिस तरह से जो फुटेज आई थी जिसमें कि संभवतः दिखाया गया था कि जो बमबारी हुई थी उसके पहले ही 4-5 दिन पहले हजारों ट्रक में जो है वहां का प्लांट का सामान जो है दूसरी जगह ठीक है। देवनाथ जी, जिस तरह से अमित जी कह रहे हैं कि खामेनेई तो पीछे नहीं हटेंगे और खामेनेई तो कहेंगे कि भाई अगर कुछ भी हुआ तो हम लड़ाई लड़ेंगे, जंग में कूदने की बात तो खामेनेई कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ईरान इतना तैयार है? और ईरान क्या अमेरिका के खिलाफ इतनी पावर है ईरान के पास कि वो जंग कर सकता है? और अगर होता भी है तो क्या ये युद्ध आगे तक खिंचेगा या फिर इसमें ईरान सब कुछ तबाह कर बैठेगा? देखिए, ईरान के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो अमेरिका के साथ जंग करे। अभी अमेरिका की जो फोर्सेस हैं वो ईरान के आसपास डिप्लॉयड हैं। इराक में अमेरिकन आर्मी के बेस हैं, कुवैत में अमेरिकन आर्मी के बेस हैं, कतार यूएई में अमेरिकन आर्मी का सेंट्रल कमांड है। अमेरिकन आर्मी ने कतार में जो अपना सेंट्रल कमांड है वहां 10,000 ट्रूप्स रखे हुए हैं। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो अरब सागर में है और यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सागर में है, जहां से उनके फाइटर बॉम्बर उड़कर ईरान पहुंच सकते हैं। लेकिन ईरान के पास, जैसा हम जानते हैं, नेवी नहीं है, एयरफोर्स नहीं है। ईरान की आर्मी 6 लाख स्ट्रांग है, लेकिन वो भी अमेरिका के ऊपर हमला नहीं कर सकती। हाँ, एक चीज में ईरान मजबूत है, वो ये है कि ईरान के पास 2000 से ज्यादा जमीन से जमीन पर मार करने वाले रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं, जिनकी रेंज 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 120 किलोमीटर या ज्यादा है। तो ईरान क्या कर सकता है, जैसा कि लास्ट टाइम भी उसने किया था कि अमेरिका तो यहाँ महारत हासिल कर चुका है एयर स्ट्राइक करने के मामले में, तो जमीन से जमीन वाली जो मिसाइल है वो भी शायद ईरान के काम ना आ पाए अगर ऐसा होता भी है तो।
जी हाँ, जब 12 दिन का युद्ध हुआ था तो हर रोज इजरायली एयरफोर्स के 100 जहाज 200 जहाज ईरान के ऊपर पहुंचते। ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम उनमें से एक को भी नहीं गिरा पाई। और इसी तरह से जब अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स को 12वें दिन भेजा बॉम्बिंग के लिए, सूत्र बताते हैं कि 8 B-2 बॉम्बर गए थे। ईरान की ठीक एयरफोर्स है, उनका भी बालना बाका कर पाई। लेकिन पूर्णिमा जी इन दिनों, हाँ मैं ठीक है, पूर्णिमा जी इन दिनों मैं देख रही हूँ कि भले ही ट्रम्प अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उनकी एयर स्ट्राइक की निंदा हो रही है, लेकिन फिर भी ट्रम्प जिस तरह से जो स्टेटमेंट्स उनके आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यही कि भले ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कुछ भी कहा जा रहा हो, लेकिन ट्रम्प को करना वही है जो उन्होंने तय कर रखा है। ये सिचुएशन हो रही है खासतौर पर वेनेजुएला वाले मामले को लेकर। सिर्फ वो ही नहीं है, अभी हाँ, क्योंकि रिसेंटली 66 का जिक्र कर रहे हैं तो इसीलिए वेनेजुएला वाला मामला आ जाता है। जी, लेकिन वो मैं ये कह रही हूँ कि अभी ट्रम्प ने तो 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से निकलने की बात कर रहे हैं। ऊपर से आपको पता है कुछ दिन पहले ये भी खबर आया है कि आईसीसी जो है, इंटरनेशनल कोर्ट जो है, क्रिमिनल कोर्ट जो है, उसका रूल चेंज करके कभी ट्रम्प को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। उसके लिए आईसीसी को ट्रम्प प्रेशर कर रहे थे। तो this is something that actually America is about to do something really strange and horrific मेरे ख्याल से। उनका डिफेंस एक्सपेंस अमेरिका में $1 ट्रिलियन है, उसको बढ़ा के $1.5 ट्रिलियन की बात करा जा रहा है। एंड यहाँ पे डोमेस्टिकली जो हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ मिलिट्री हो रही है, और सिविलियन मिलिशिया भी हो रही है, आइस जिसको कहा जाता है, अंडर द गाइज ऑफ इमिग्रेशन एंड एनफोर्समेंट, वो हो रहा है। और यहाँ पे मास सर्विलेंस भी हो रही है। जैसे मैं आपके साथ बैठ के बात कर रही हूँ, मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, मेरा राइट टू लाइफ जो है, मुझे कभी भी छीना जा सकता है, मुझे डिसअपियर करा जा सकता है। आप देखिए वेनेजुएला में जाके उनके प्रेसिडेंट को उठा के लेके आना, और हमारे पास क्या है? हमारे पास तो ना पावर है, ना पोजीशन, ना पैसा है। तो हमें तो एक दिन में अगवा कर लेंगे, हमें तो एक दिन में डिसअपियर करा के निकाल देंगे कहीं पे। इंडिया नहीं भेजेंगे, हमारा इंडियन रूट है, हमें भेजा जाएगा अल साल्वाडोर के प्रिजन में, जहाँ पे हमें टॉर्चर किया जाएगा। तो ये सिचुएशन हमें दिख रहा है यहाँ पे, एक अजीब सी फैशिज्म, डिक्टेटरशिप जो एक साइंस होती है, इट इज ऑलरेडी प्रेवलेंट ओवर हियर। अब जैसे देखिए जो 5 सेनेटर, कल की बात है, जीओपी सेनेटर जिन्होंने वॉर पावर की जो रेजोल्यूशन उसमें जो साइन किया डेमोक्रेट के साथ, ट्रम्प की जो अथॉरिटी है, मिलिट्री एक्शन को अथॉरिटी ऑन वेनेजुएला में कर्व करने के लिए किया था। हाँ। साथ साथ में उनका सोशल पोस्ट ये भी बताया था, वो 5 जो जीओपी सेनेटर है कभी वापस ना आए पावर में। अरे भाई, उनके लोग उनको बिठाया है, प्रेसिडेंट के लिए हमने वोट किया है, उनके सेनेटर और कांग्रेस पीपल के लिए हम वोट करते हैं इंडिविजुअली। ठीक है। अब ट्रम्प जो कहेंगे वही होगा, वही हो रहा है। ईरान तो क्या हो या अमित जी, ऐसे में इन देशों में विद्रोह कराने के बाद क्या लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प की ताकतें और ज्यादा बढ़ रही है? इस तरह से जंग हो रहे हैं, विद्रोह प्रदर्शन हो रहे हैं जिन देशों में, जिन कंट्रीज में, और ये ताकत अगर बढ़ भी रही है ट्रम्प की, तो ये ताकत कहां तक बढ़ेगी? इसकी भी तो कोई समय सीमा, कोई सीमा एक होगी। देखिए, अगर आप देखें लास्ट अमित जी, हाँ, लास्ट अगर 100 साल का इतिहास उठा के देखें अमेरिका का जी, तो अमेरिका हमेशा 50 साल आगे के लिए सोच के काम करता है। तो उसका जो थिंक टैंक है, उनके जो जूसेस, जो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग आज के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगेन वो 50 इयर्स की तैयारी कर रहे हैं कि अगर हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर हमारे पास सब कुछ है, तो जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंच पाएगा। और मैं इसको थोड़ा सा और विश्लेषण करता हूं कि अगर चाइना का आपने जहां जहां पे कनेक्शन देखा है, अमेरिका ने कहीं न कहीं जाके उस कनेक्शन को ब्रेक करने का प्रयास किया। चाहे रसिया की हम बात करें, चाहे हम यूक्रेन मामला देख लीजिए, 4 साल से चल रहा है लगातार। उस मामले में भी अगर देखें तो अमेरिका अपनी रोटियां सेक रहा है कि वो हालत है कि अमेरिका अगर डील भी कराना चाह रहा है तो उसमें पहले कह रहा है कि रिसोर्सेज की डील हमारे साथ होगी। वेनेजुएला आज की डेट में विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। वहां से अभी आपने देखा रिसेंटली कि जिस तरह से वहां के जो जहाज थे, जो टैंकर थे, वो रसिया का था, एक जो है
दूसरी कंट्री का था, उसको वहां से जब्त कर लिया गया। तो एक सीधा सीधा जो संदेश जा रहा है, कहीं ना कहीं रसिया को भी काउंटर कर रहे हैं, चाइना को भी काउंटर कर रहे हैं, और लगातार जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो आप ये मान के चलिए कुछ बड़ा होने वाला है। 2026 में दुनिया जो है दो हिस्सों में बटी हुई नजर आएगी। जो हमारा अपना विचार है भारत का, जो न्यूट्रल है, चाहे हमारा ईरान के साथ रिश्ते हों, चाहे हमारे चाइना के साथ रिश्ते हों, चाहे अभी आपने देखा होगा उनका एक थिंक टैंक की रिपोर्ट आई थी कि चाइना जो है वो अरुणाचल पे जो है कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, जिस तरह से चाइना ने नाम वो बदले। पेंटागन तो रिपोर्ट। हर जगह उन्होंने एक पेंच ऐसा डाल के रखा है। हर जो बड़ा देश है जो प्रगति कर रहा है, कहीं ना कहीं जो है वो उलझा रहे, और उलझने में क्या होगा कि जो रणनीतिक जो साझेदारी है अन्य देशों की, अमेरिका के साथ हो, चाहे वो चाइना के साथ हो, चाहे रसिया के साथ हो, चाहे हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, अभी सबके अंदर एक डर है कि अमेरिका करना क्या चाहता है। ये क्योंकि भूल अभी आपने भुलैया देखा वाली स्थिति हो गई है। जी जी, डब्ल्यूएचओ से भी अमेरिका निकल चुका है। हाँ। आपने देखा होगा कि 70% जो हिस्सा था, हिस्सेदारी जो रहती है डब्ल्यूएचओ में, वो अमेरिका की रहती थी। अमेरिका ने 1 साल का नोटिस पीरियड दिया 22 जनवरी से, अगले 22 जनवरी से, जो आने वाली 22 जनवरी है। ठीक है, मतलब इससे जो देवनाथ जी, है अमित जी के WHO अकॉर्डिंग तो निकलेगा। अमेरिका ने 50 साल के लिए सेट कर रखा है अपने आप को, लेकिन दूसरे देशों के लिए इस वक्त स्थिति ऐसी है कि अमेरिका कब क्या करे ये वो भी नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन ईरान को कहीं ना कहीं ये पहले से पता था क्या, आपको लगता है? क्योंकि ये मामला जब इजराइल के साथ आतंकवाद के मामले को लेकर जो दोनों देशों में दुश्मनी देखने को मिली, इजराइल और ईरान में, वहीं दूसरी तरफ आतंकवाद को लेकर तो हर देश जो है वो उसके खिलाफ रहता है, चाहे वो भारत हो या फिर अमेरिका भी हो। तो अब ऐसे में क्या ईरान को पहले से ही मालूम था कि इजराइल के साथ दुश्मनी लेने का मतलब ट्रंप के साथ अमेरिका के साथ दुश्मनी लेना, और वो पहले से इस बात के लिए तैयार था क्या? 1979 में जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, तब से ही ईरान को मालूम था कि अमेरिका और इजराइल मिलके कभी भी ईरान के में तख्ता पलट कर नाउ सकते इट्स हैं। टाइम 2026 कि वो ये समय है जब आ चुका है, जब कुछ भी हो सकता है ईरान में। 2026 में अब इंटरनल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। महंगाई बहुत ज्यादा है ईरान में, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महिलाएं और पढ़ा लिखा जो तबका है, बुद्धिवादी जो हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेसर्स, बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो अभी ईरान के अंदर जो अंदरूनी हालत है उसका फायदा उठाकर अमेरिका ईरान में तख्ता पलट करेगा। क्या ये तख्ता पलट अमेरिका और CIA और मोसाद सक्सेसफुली अंजाम दे पाएंगे, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और अगर ये फिलहाल तख्ता पलट होता है देवनाथ साहब, तो आपको लगता है कि इजराइल की तरफ से भी कुछ डायरेक्शंस मिल सकते हैं ईरान में इंटरफेयर करने को लेकर? इजराइल का प्रायोरिटी नंबर 1 ये है ईरान को लेकर कि ईरान कभी भी कोई न्यूक्लियर हथियार ना बनाए। तो अगर तख्ता पलट होता है तो ईरान सीधा अमेरिका की मदद से, तो इजराइल जो है सीधा अमेरिका की मदद से ईरान के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उसमें जो यूरेनियम 235 का प्यूरिफिकेशन हो रहा है उसको रोक देगा। अभी IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है कि ईरान ने यूरेनियम 235 का शुद्धिकरण 60% तक कर लिया है। अगर ईरान को न्यूक्लियर बम बनाना है तो 90% तक उसको प्यूरिफाई करना है। तो इजराइल सबसे पहले उस पर रोक लगाएगा जब भी नई सत्ता आएगी। अमेरिका का इंटरेस्ट थोड़ा अलग है। अमेरिका की नजर ईरान के कच्चे तो तेल और पूर्णिमा गैस जी, के अगर भंडार ऐसा पर। होता है ईरान में ये जो विद्रोह की चिंगारी है ये और ज्यादा भड़कती है, इस तरह के प्रदर्शन अगर होते हैं और अगर तख्ता पलट होता है, तो अमेरिका को इसमें ईरान से क्या मिलेगा? वो बात तो ठीक है कि एक और ताकत दिखाने का मौका मिल जाएगा वेनेजुएला के बाद, या फिर जो दूसरे मिडिल ईस्ट है उस पर भी दबदबा हो जाएगा, लेकिन ईरान से कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो अमेरिका को आगे भविष्य में फायदेमंद साबित के लिए रहेंगी, या वो फायदा पहुंचाने के लिए रहेगा अगर ऐसा होता है तो? कपल ऑफ रीजन। फर्स्ट, ऑफ कोर्स ईरान को दबाया जाएगा कि उनका न्यूक्लियर वेपन स्टेट उनको बनाने नहीं दिया, नंबर 1। नंबर 2, उनका ऑयल में कब्जा आएगा। नंबर 3, इजराइल के लिए अच्छा है कि ये जो पैलेस्टाइन इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दर्शकों से, ये इसका कोई समाधान तो नहीं मिल रहा है ना। और ऑब्वियसली ईरान हैज बीन सपोर्टिंग, और अमेरिका के हिसाब से ईरान इज ए टेरर कंट्री, राइट? और ईरान सपोर्ट कर रहा है पैलेस्टाइन को, और वेनेजुएला भी पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया था।
और हालांकि इंडिया भी काफी दर्शकों को पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया था। अभी थोड़ा सा चेंजेस हुआ है और इजराइल ऑल्सो सपोर्टिंग इंडिया। लेकिन आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे वहां पे अमेरिका का डोमिनेंस होना है, और इट्स नॉट जस्ट मिडिल ईस्ट, इट्स ऑल्सो वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अभी जो बोल रहे हैं हाँ, अमेरिका बॉर्डर ठीक है। डजंट मैटर, उन्होंने कनाडा भी हड़पना चाह रहे, ग्रीनलैंड भी हड़पना चाह रहे, कुछ दिन के तो बाद देखिए, बोल अब देंगे कुल मेक्सिको मिलाकर कनाडा। खामेनी ने ऐलान कर दिया है कि हम सरेंडर तो नहीं करने वाले हैं, और इसके साथ ही साथ अब वहां के जेंजी क्या करते हैं, क्या उनका प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ेगा या कोई दूसरा रास्ता अपनाया जाएगा उन प्रदर्शनकारियों की तरफ से, और इसका फायदा अमेरिका कैसे लेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप खास मेहमान का हमारे साथ जोड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे हैं और इसके साथ ही साथ तख्ता पलट गूंज भी सुनाई दे रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ईरान में अब आने वाले 24 से 48 घंटे होगा, हालात संभलेंगे नहीं ये तो दिख रहा है, लेकिन इसके बाद नई सिचुएशन कैसी वहां पर उभरेगी इस पर नजर बनी है। फिलहाल अभी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।